बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहले दिन ही बड़ा खड़ा कर दिया है और साथ ही सहूलतकारों की मंजी ठोक दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान काजी फायज़ ईसा की तरह वक्त की कदर व मंजिलत से आशना है और उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ा काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया है। जैसे कि काजी फायज़ ईसा, उन्हें जब भी मौका मिला कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी कायम करनी है तो उन्होंने बिला खौफो ख़तर फौरी तौर पे आइन और कानून की पासदारी कायम की और भले उसकी जितनी भी कीमत अदा करनी पड़े उन्होंने वो कीमत अदा की। हमें ऐसे ही जजों की ज़रूरत है और अमीनुद्दीन खान की शक्ल में हमें काजी सानी जैसा एक जज मैसर आया है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में अमीनुद्दीन खान साहब काजी फायज़ ईसा की तरह नई और ज़बरदस्त मिसालें कायम करें, वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। इससे पहले कि अमीनुद्दीन खान साहब के इस खड़ाक की तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, उससे पहले ज़रा ज़िक्र करते हैं कि एक जज साहब के जिनके बारे में एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बड़ा दावा कर दिया है और उनके बारे में ये कहा गया है कि मसूफ़ झूठ बोल रहे हैं। और ये जज कोई आम जज नहीं है बल्कि पनामा का हंगामा बर्पा करने वाले जजों में से एक बड़ा नाम है, जस्टिस एजाज अफजल साहब। जस्टिस एजाज अफजल साहब पनामा केस की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और ये उन 3 जजों में शामिल थे जो अक्सरियती जज थे जिन्होंने कहा था कि इस मामले पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और उन्होंने JIT बनाने की तजवीज़ दी थी। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने अभी चंद रोज़ कबल जनाब फ़ख्र दुरानी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनको इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पनामा केस के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जजों के दरमियान जो इश्यूज़ थे इस पर भी तबादला ख्याल किया है। फिर इसी तरह JIT की तश्कील का मामला कि जिसमें व्हाट्सएप मैसेजिंग और कॉल और पैगामात का मामला है, इस पर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया है और फ़ैसले के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात भी बताई हैं कि उनके मुताबिक फ़ैसला किसी दबाव के बग़ैर था। उनके मुताबिक JIT की तश्कील में जस्टिस शेख अज़मत सईद का कोई किरदार नहीं था, किसी किस्म की जो व्हाट्सएप मैसेजिंग है वो नहीं थी, बल्कि ये पैगाम था मुख्तलिफ़ अदारों को जो भेजा गया कि जी आप पैनल बना के भेज दें और उनमें से नाम चूज़ कर लिए जाएंगे। अब ये उनका जो इंटरव्यू है वो बुनियादी तौर पे पनामा का जो बेंच है उसको एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने इनके दावे को झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि बहुत अहम शख्सियत हैं और पनामा केस में बनने वाली JIT में उनका एक अहम किरदार रहा है और ये शख्सियत हैं साबिक चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़फ़र हुजाजी साहब। ज़फ़र हुजाजी साहब जो हैं वो उन दिनों चेयरमैन SECP थे जब JIT की तश्कील अमल में लाई जा रही थी और उन दिनों भी SECP ऑफिस में ISI के अहलकारान जो हैं वो दिन दनाते फिर रहे थे जिनको इन्होंने वहाँ से निकाला था और उन्हें निकालने की बुनियाद पर उस वक़्त के जनाब DGC फैज़ हमीद साहब ने एक सख्त पैगाम इनके नाम भेजा था जिसमें कहा गया था कि आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। और ये इससे पहले कई बार ये इंकशाफ और ये सच बयान कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सीनियर सहाफ़ी बिलाल गौरी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया है और इस पॉडकास्ट में उन्होंने ये तमाम जो दावे हैं जनाब एजाज अफजल साहब के उन्हें झूठा करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इन जजों के ISI के साथ राब्ते थे, यानी कि फैज़ हमीद के साथ इन जज साहिबान के जो कि पनामा बेंच का हिस्सा थे और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहम जज साहिबान थे उनके फैज़ हमीद और ISI के साथ राब्ते थे। वैसे पनामा की JIT में ISI का किरदार जो है वो तो अब कोई ढका छुपा रहा नहीं है और जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ को एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत जो है घर भेजा गया
और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया गया, ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि एक जुर्म भी है और इस जुर्म की सज़ा भी दी जानी चाहिए। देखें, जब तक आप पाकिस्तान को उसके असल ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और असल ट्रैक पे कब आएगा? जब पाकिस्तान में ये जो ताकतवरों ने एक लैब नहीं खोली हुई, एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब, ये बंद की जाएगी। हर 5-10 साल के बाद ताकतवर समझते हैं कि वो अकले कुल हैं और वो किसी भी मुंतखब हुकूमत का धड़न तख्ता करते हैं और अपनी मर्जी मुसल्लत कर देते हैं। पहले ये होता था कि 50A2B के ज़रिए हुकूमत ज़िबा की जाती थी और इसके लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब 50A2B का इख्तियार पार्लिमान के पास चला गया तो ये रास्ता रुक गया। उसके बाद ताकतवरों ने अदलिया का कंधा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मियाँ नवाज शरीफ, 2 वज़ीर आज़म जो हैं, उन्हें अदलिया के ज़रिए घर भेजा गया। लेकिन ये साजिशें की गई, ये कोई कानूनी आइनी रास्ता नहीं था, ये गैर आइनी इकदाम था। बिल्कुल उसी तरह का गैर आइनी इकदाम था जिस तरह का गैर आइनी इकदाम 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, यानी कि एक हुकूमत पर कब्जा किया था, मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया था, हथकड़ियाँ लगाई थी। यह भी उसी तरह का जुर्म था। तो इस जुर्म में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ाएँ मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई आर्मी चीफ हो, चाहे कोई DGISI हो या DGC हो या कि कोई जज हो। जो भी इस साजिश में मुलव्वस है उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए और उनसे बाज़पुर्स की जानी चाहिए, तब जाके जो है वो हालात बेहतर होंगे। और अब आते हैं जनाब हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जस्टिस अमीनुद्दीन। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो बिल्कुल काजी फाइज ईसा की तरह बड़े दबंग जज हैं, आइन पसंद जज हैं, कानून पर जो है अमलदारी करने वाले जज हैं, आइन और कानून से पावर लेने वाले जज हैं, आइन और कानून के मुताबिक धड़ल्ले से फैसले करने वाले जज हैं। क्योंकि जज वो होता है जो बर वक्त फैसला करे। अगर आप वक्त गुजारते जाएं, आप मसलहतों का शिकार होते जाएं, तब आप फैसले नहीं कर सकते। फैसला देखें, काजी फाइज ईसा क्या करते थे। काजी फाइज ईसा जो हैं वो किसी दबाव में नहीं आते थे, वो किसी प्रेशर में नहीं आते थे, वो आइन और कानून से ताकत लेते थे और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते थे। वो फैसले के चाहे जो मर्जी असरात आएँ, लेकिन फैसला वो आइन और कानून के मुताबिक करते थे और बर वक्त करते थे। अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, उससे पहले क्या किया जा रहा था। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने एक जो है वो अपना ग्रुप बना लिया था और अमलन चीफ जस्टिस को मजूल करके रख दिया था और जजिस कमेटी में एक मोनोपोली थी। वो चाहते थे केसों की समाअत होती थी, वो चाहते थे कि केसों की समाअत नहीं हो पाती थी, बेंच ही नहीं बन सकते थे। मखसूस नशिस्तों के केस में नज़र सानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई थी। और उसके अलावा आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस के बाद काजी फाइज ईसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल कर अमीनुद्दीन खान साहब को कमेटी में शामिल किया। फिर उसके बाद जो बेंच बने उन बेंचों में बैठने से इनकार किया गया। मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार किया और मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार किया। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब किसी दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने केसों की समाअत की। स्पेशली 63A जो नज़र सानी केस था उस पर समाअत भी की और फैसला भी किया। और फिर जाने से पहले उसका जो तहरीरी हुक्मनामा था वो जारी भी करके गए, इसको लटका के नहीं गए और ये बर वक्त फैसले लिए गए। अमीनुद्दीन खान साहब भी यही करते हैं। अब देखें कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, कल उन्हें आइनी बेंच का सरबरा मुकर्रर किया गया। हालांकि उनके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पुरानी जो दोस्ती है वो निभाई। हालांकि उनके दोस्तों ने बरादरान यूसुफ जैसा किरदार अदा किया और जो कुछ उनके साथ किया, मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब को इससे जो है वो अपना एक सबक हासिल करना चाहिए था। लेकिन खैर उनकी मर्ज़ी है कि उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का साथ दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुखालफत की। लेकिन इसके बावजूद
5-7 के तनासुब से फैसला किया गया और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए। अब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने आइनी बेंच का सरबराह बनते ही जो सबसे पहला काम किया है वो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हदायत जारी की है कि तमाम आइनी केसेस जो हैं इनके हवाले से तफसीलात फराहम की जाए, क्योंकि अब आइनी बेंच बनेंगे। ये जो 7 जज साहबान आइनी बेंच के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, ये बुनियादी तौर पे कोई बेंच नहीं है, ये बल्कि वो जज साहबान हैं जो आइनी मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच तो बनेंगे जनाब अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी होगी, वो बेंच बनाएगी, और कम से कम बेंच की जो जजेस की तादाद होगी वो 5 होगी, यानी कि 5, 7 और फिर इससे ऊपर भी बेंच हो सकते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आइनी जो केसेस की समाअत करने वाले जज साहिबान होंगे उनकी स्ट्रेंथ हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ जो है वो 13 या 17 हो, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कानून के मुताबिक जज साहिबान की तादाद 34 कर दी गई है। अब 34 से मुराद तो यही हो सकता है कि 17 जज साहिबान जो हैं वो आइनी बेंचों के लिए होंगे, वो आइनी मामलात को देखेंगे, वहाँ पे समाअत होगी, और बाकी जो 17 होंगे वो दीगर जो मुकदमात आ रहे होंगे उनकी समाअत करेंगे। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो अपना जस्ट लाइक चीफ जस्टिस, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि सुपर से भी ऊपर वाले चीफ जस्टिस होंगे ये, तो वो इन पे डिसाइड करेंगे, बेंच बनेंगे। तो उन्होंने फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर ये कहा है कि जी आप इनकी तफसीलात फराहम करें। और अब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो मखसूस नशिस्तों वाले केस नज़र षानी का मामला भी देखेंगे, और अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में, उस इख्तलाफी नोट में नईम अख्तर अफ़गान साहब भी शामिल थे और वो भी आइनी बेंच का हिस्सा हैं। नईम अख्तर अफ़गान और अमीनुद्दीन साहब ने कहा था कि ये जो जज साहबान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें फराहम कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे आइन को मुअत्तल कर रहे हैं, और आइन को मुअत्तल करने वाले की सज़ा आर्टिकल 6 है। और अब वो जज साहबान जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया है, अब उनकी किस्मत का फ़ैसला अमीनुद्दीन खान साहब के पास है। यानी कि सहूलतकारों, आपकी मंजी ठुक गई है, अब तैयारी करो कि कैसे अमीनुद्दीन खान से बचना है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन खान, ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन एक ही जैसी और एक ही मिजाज जैसी शख्सियात हैं। और अब शायद अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो काजी साहब से भी ज़रा कुछ मामलात में ज़्यादा सख्त गिर तबीयत रखते हैं। तो आने वाले दिनों में सहूलतकार, काले भूंड और इनके जो आका हैं उनके दिन बुरे से बुरे होने जा रहे हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।